दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लासेस, डेली करंट अफेयर क्लासेस पर। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली करंट अफेयर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो देशों को गरीबी ख़त्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करती है। यह 170 देशों के कार्यालयों में संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है। यह पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है। इसका गठन 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका प्रशासक अचिम स्टेनर है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। पुरानी बीमारियों और दर्द से संबंधित अंतर्निहित समस्याओं के प्रबंधन से संबंधित है। यह दिन लोगों को फिट रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित करता है। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था। इसकी थीम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ओडिशा सरकार ने शुरू की छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना। कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचय शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए इसकी संकल्पना की गई है। योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचय का लक्ष्य रखा गया है। नागालैंड के NSCN के निकी समूह के साथ केंद्र सरकार ने बढ़ाया संघर्ष विराम समझौता। 7 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने नेशनल सोसाइटी काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी निकी समूह के साथ संघर्ष विराम को बढ़ा दिया है। निकी समूह नागा उग्रवाद समूह है और NSCN का एक अलग गुट है। इसका नेतृत्व निकी सुमी कर रही हैं। NSCN के निकी ने पहली बार 8 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की थी। GST संबंधित मुनाफाखोरी के लिए टाटा प्ले को 450 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA ने टाटा प्ले लिमिटेड को GST लागू होने के बाद कथित मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित 450 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। ग्राहकों में कथित मुनाफाखोरी 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक हुई थी। कर्नाटक में एक उपभोक्ता द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर निर्णय आया जिसके कारण जांच हुई थी। दुर्लभ बीमारी वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी कर्नाटक सरकार। यह दुर्लभ बीमारियों और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत SC/ST रोगियों के लिए सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार उन बीमारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आता है, उनको इस इलाज में शामिल किया जाएगा। सरकार ने इस नई योजना के लिए 23.18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई हैं। फ़ोनपे ने 14 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्डों को किया टोकन जारी। फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे प्लेटफॉर्म पर 14 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्डों को टोकन किया गया है, जो आरबीआई के अनिवार्य टोकन के अनुरूप है। फ़ोनपे ने आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 में टोकन विकसित किया था। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के टोकन के लिए आरबीआई की समय सीमा 30 सितंबर तक थी। फ़ोनपे सीईओ समीर निगम जी है और इसकी टैगलाइन है, करते जा बढ़ते जा। बिहार के मुख्यमंत्री ने किया फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन। नीतीश कुमार जी ने 8 सितंबर 2022 को गया के फाल्गु नदी पर सबसे लंबे रबड़ बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है। यह 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। इसे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके बनने से अब यहाँ पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद घाट के पास फाल्गु नदी में साल भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। नीति आयोग ने लॉन्च किया भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म। विश्व संसाधन संस्थान WRI और भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, जो सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नीति आयोग के जो CEO हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं और WRI का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। पश्चिम बंगाल को मिला इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन यानी पाटवा द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा। पाटवा यात्रा लेखकों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को 132वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका 73वें, चीन 79वें, बांग्लादेश 129वें और भूटान 127वें भारत से ऊपर है। स्विट्ज़रलैंड शीघ्र स्थान पर रहा है। इसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड है। सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर था, जो अब एक स्थान नीचे गिरकर 132वें स्थान पर आ गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 की आयु में हो गया है निधन। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। वह अपने पिता किंग जॉर्ज IV के आकस्मिक निधन के बाद 1952 में 25 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठी थी। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन पर 70 वर्षों तक शासन किया है। सदियों के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के राजा होंगे। अगस्त में UPI लेनदेन का रिकॉर्ड रहा हिट। UPI प्लेटफॉर्म में 6.57 बिलियन यानी 657 करोड़ लेनदेन को संशोधित किया।
जो कुल 10.73 ट्रिलियन था। एनपीसीआई ने यह डाटा जारी कर दिया है। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, जो एक भारतीय वित्तीय सेवा निगम है जो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के तहत यह कार्य करता है। कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया का यह एक देश है। यह चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। इसके सर्वोच्च नेता किम जोंग उन हैं। प्रधानमंत्री जो किम टोंग उन है। इसकी मुद्रा उत्तर कोरियन वॉन है। इसने हाल ही में खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित भी कर दिया है। पीटर एल्बर्ट्स बने इंडिगो के नए सीईओ। पीटर एल्बर्ट इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। एल्बर्ट ने रोनोजॉय दत्ता के स्थान लिया है, जो 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। एल्बर्ट्स ने इससे पहले 2014 में KLM रॉयल डच एयरलाइंस के अध्यक्ष और एयर फ्रांस KLM ग्रुप की कार्यकारी समिति के भी सदस्य थे। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ECB ने ब्याज दरों में की अभूतपूर्व 75 अंकों की वृद्धि। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में अभूतपूर्व 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी गई है। बैंकों ने अपनी जमा दर को 0 से 0.75 तक बढ़ाया और अपनी मुख्य पुनर्वित्त दर को बढ़ाकर 1.25% कर दिया गया है, जो 2011 के बाद में उसका उच्चतम स्तर है। ECB की स्थापना मई 1999 में एम्स्टर्डम की संधि द्वारा की गई थी। ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे है और इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट, जर्मनी है। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चुनौती के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चुनौती के परिणाम घोषित किए हैं। मार्च 2022 में अमृत 2.0 के तहत इसकी चुनौती शुरू की गई थी। 222 प्रविष्टियों में से कुल 76 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जो स्थानीय निकायों को जल संरक्षण में मदद करेगा। इन्हें फंडिंग सपोर्ट के साथ साथ मेंटरशिप के रूप में भी 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 सितंबर को 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। गुजरात में अहमदाबाद के साइंस सिटी में सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र में निवेश को दोगुने किया जाएगा। किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी कार्य सहित विभिन्न विषयों पर शामिल किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर 10 सितंबर 2022 से करेंगे UAE की 3 दिवसीय यात्रा। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी पहली यात्रा होगी। वह राजनीति, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की पहली मंत्री बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे, जिसे भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद के ढांचे के तहत स्थापित करेगी। उत्तर कोरिया ने किया निवारक परमाणु हमले के लिए नए कानून को पारित। नए कानून के साथ एक परमाणु हथियार देश के रूप में राष्ट्र की स्थिति अपरिवर्तनीय हो गई है। नए कानून के अनुसार देश के प्रमुख बलों और राज्यों के परमाणु बलों के कमांडर संगठन पर शत्रु द्वारा किए गए परमाणु या गैर परमाणु हमले की स्थिति में वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। 8 सितंबर 2022 को हुआ
5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन। दोनों पक्षों ने विश्व समुद्री क्षेत्र में विकास, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग के प्रयासों, क्षेत्रीय समर्थन पहल और सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की है। वे भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कार्य करने पर भी सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ने शुरू किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए दाताओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक पोर्टल निक्षय 2 पहल शुरू किया है। निक्षय मित्र बनने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है और 1 से 3 वर्ष तक समर्थन देने के लिए अवधि का चयन कर सकता है। वोल्कर तुर्क बने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त। ऑस्ट्रेलिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी कार्यालय में एक अवर महासचिव के रूप में वैश्विक नीति के कार्य का समन्वय कर रहे हैं। इससे पहले वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए सहायक उच्चायुक्त UNHCR थे। तुर्की चिली की मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ जीता पहला डायमंड मेडल खिताब। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब पहले जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वह अपने दूसरे प्रयास में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ शीघ्र स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अपने कैरियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जेकब बार्डलेज 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है और हमारी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दिलवाएं ताकि आपको रोज़ अच्छा कंटेंट मिल सके और डेली अपडेटेड रहें। तो हमारा क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।